हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स को आज हम एनालाइज करेंगे, विंटेज कॉफी एंड ईपैक ड्यूरेबल। विंटेज कॉफी का कॉन कॉल होता नहीं है एंड ईपैक ड्यूरेबल का कॉन कॉल कल है, सो उनका कॉन कॉल एनालिसिस अलग से करेंगे। बट अभी जो उनके नंबर्स आए हैं एंड जैसा बिजनेस अपडेट्स है दोनों कंपनीज का, उसके बेसिस पे कैसा आउटलुक लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो विंटेज कॉफी से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी को हमने लास्ट क्वार्टर में ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक अच्छा हाई ग्रोथ मॉडल है, पी री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है, बट साथ में कुछ थोड़े से कंसर्न है, उसको भी हमने डिस्कस किया था। सो विंटेज कॉफी का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो कॉफी का जो वैल्यू चेन होता है आपका, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रिटेलिंग, ये कंपनी प्रोसेसिंग के अंदर काम करती है। मतलब जो कॉफी की प्रोसेसिंग करके ये कंपनी अपने बायर्स को सप्लाई करती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल है। 80 से 85% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो एक्सपोर्ट से आता है, पूरा B2B बिजनेस है। और बाकी का 10-15% कंपनी का डोमेस्टिक से रेवेन्यू आता है। सो विंटेज कॉफी का अगर हम प्रोडक्ट मिक्स देखें, किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स में ये काम करती है, तो दो तरीके के कॉफी के प्रोडक्ट्स के साथ में ये कंपनी डील करती है। एक तो है आपका स्प्रे ड्राइड कॉफी और दूसरा है आपका एग्लोमेरेटेड कॉफी। अब ये स्प्रे ड्राइड कॉफी क्या होता है? जैसे आप नेस्कैफे का वो जो टिपिकल पाउच वाला जो होता है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसमें जिस तरीके की कॉफी होती है, मतलब बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं और कॉफी का जो अरोमा होता है वो काफी ज्यादा लॉस हो चुका होता है प्रोसेसिंग के बाद। एक तरीके से मास मार्केट प्रोडक्ट बोला जाता है उसको। तो ये हो गया आपका स्प्रे ड्राइड कॉफी। दूसरा है आपका एग्लोमेरेटेड कॉफी। इसको आप स्प्रे ड्राइड कॉफी से थोड़े से अपर रेंज में बोलोगे, मतलब मीडियम रेंज का प्रोडक्ट हो गया। जैसे नेस्कैफे का एक और ब्रांड है, आई थिंक सनराइज करके ब्रांड है, और टाटा का एक टाटा ग्रैंड करके ब्रांड है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं इन कंपैरिजन टू स्प्रे ड्राइड कॉफी। और कॉफी का अरोमा भी उतना लॉस नहीं होता है जितना स्प्रे ड्राइड कॉफी की प्रोसेसिंग में हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मीडियम रेंज का प्रोडक्ट हो गया। ये दो टाइप्स ऑफ कॉफी में कंपनी अभी तक डील करती है। अब हमने अभी कुछ टाइम पहले एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डिस्कस किया था, इनका जो बिजनेस अपडेट आया था। विंटेज कॉफी ने 216 करोड़ के आसपास फंड रेजिंग किया है रिसेंटली, अभी फंड रेजिंग किया है कंपनी ने। इस फंड रेजिंग के बाद मैनेजमेंट का प्लान क्या है? सबसे पहला इनका टारगेट है कि इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है स्प्रे ड्राइड कॉफी की, अराउंड 4500 मैट्रिक टन की, सॉरी 6500 मैट्रिक टन की, उसको कंपनी 4500 मैट्रिक टन से और इंक्रीज करने को देख रही है। यानी बाय द एंड ऑफ FY26 कंपनी टोटल कैपेसिटी जो है वो 11,000 तक पहुंचने का टारगेट कर रही है। मोटा मोटा जो है वो 65 से 70% का इंक्रीज कंपनी करने को देख रही है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में। दूसरा और क्या प्लान है कंपनी का उस फंड रेजिंग से? ये कंपनी अब एंटर कर रही है फ्रीज ड्राइड कॉफी के अंदर। फ्रीज ड्राइड कॉफी क्या होता है? जैसे स्प्रे ड्राइड है वो आपका बिल्कुल मास मार्केट हो गया, एग्लोमरेटेड कॉफी वो आपका मीडियम रेंज का हो गया, फ्रीज ड्राइड कॉफी जो है वो आपका प्रीमियम कॉफी हो गया। जैसे नेस्कैफे का एक ब्रांड है नेस्कैफे गोल्ड, तो वो आपका फ्रीज ड्राइड कॉफी है। प्लस और भी काफी सारे ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर जो प्रीमियम कॉफी सेल करते हैं। वो आपका प्रीमियम कॉफी के अंदर आता है, जिसमें कॉफी का अरोमा प्रोसेसिंग के बाद बहुत कम लॉस होता है, उसका टेस्ट काफी बेटर होता है इन दोनों कॉफी के कंपैरिजन में। वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हाई वैल्यू वाला सेगमेंट के अंदर कंपनी एंटर कर रही है। कितनी कैपेसिटी ला रही है? 5000 मैट्रिक टन। अभी तक जीरो कैपेसिटी है, उसमें उसमें कंपनी डील ही नहीं करती थी। इंडिया के अंदर आई थिंक सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसमें उसके अंदर वो CCL प्रोडक्ट्स है। 10,000 मैट्रिक टन के आसपास की उसकी उसकी कैपेसिटी है, और शायद से वो और उसको एक्सपैंड कर चुके हैं या एक्सपैंड होने वाली है। तो सबसे बड़ा प्लेयर उसमें CCL प्रोडक्ट्स है। अब विंटेज कॉफी भी उसमें एंटर कर रहा है। तो इससे होगा क्या? विंटेज कॉफी अभी तक वॉल्यूम गेम में ज्यादा था, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा आता था। अब ये एक और सेगमेंट में जो उन्होंने एंटर किया है, ये उनका वैल्यू गेम भी उनको एक तरीके से हेल्प करेगा, मतलब मार्जिन एक्रेटिव होगा इस बिजनेस के लिए। तो ये एक अच्छा अपडेट है जो अभी हमने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी पोस्ट में भी डिस्कस किया था। ये इनका प्रोडक्ट मिक्स हो गया। बाकी पैकेजिंग का ऐसा रहता है, इस तरीके के पैक्स में कंपनी पैक करके अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। फिर कुछ टाइम पहले इन्होंने एक और चीज करी है, इन्होंने अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च किया है डोमेस्टिकली। तो एक तो इन्होंने पाउचेस में, सैशेस में अपना एक खुद का डोमेस्टिक ब्रांड बना के सेल करना स्टार्ट किया है। अभी B2C सेगमेंट के अंदर इन्होंने एंटर किया है। अब क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी ने क्यों उसमें एंटर किया? CCL प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे, उन्होंने डोमेस्टिक में B2C ब्रांड लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, कॉन्टिनेंटल कॉफी करके उनका ब्रांड है, और उसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। आई मीन मार्केट से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। एक तो उनको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है कॉफी इंडस्ट्री का, तो कंज्यूमर टेस्ट कैसे वेरी करता है, किस एरिया में किस तरीके की कॉफी चलती है, उसका बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस है। उसको उन्होंने लेवरेज करके डोमेस्टिक ब्रांड वहां पे लॉन्च किया CCL ने। और उनका अगर आप ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स देखोगे ना, तो उनकी मैनेजमेंट वैसे तो 10-15% का बिजनेस ग्रोथ बोलती है, लेकिन उनका कहना है कि 40% से हमारा ये B2C वाला बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट से। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों विंटेज कॉफी भी
आपका ये B2C सेगमेंट के अंदर एंटर करने को देख रहा है, एंटर इन्होंने किया है। और ये सितंबर के आसपास उन्होंने एक कैफे लॉन्च भी ओपन किया था। इसका भी मेन पर्पस ये हो सकता है कि ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना हमारे ब्रांड को लेकर के। तो उसकी वजह से कंपनी ने ये वाला ओपन किया। इसके बाद कोई और फर्दर अपडेट आया नहीं है कंपनी की तरफ से। देन अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें, सो कंपनी की पहले जो कैपेसिटी थी वो 4500 मैट्रिक टन थी, और Q3 में ही कंपनी का यूटिलाइजेशन आप देखोगे तो 100% पे चला गया था। देन इन्होंने 2000 मैट्रिक टन की और फर्दर और कैपेसिटी ऐड करी, और आप देखोगे ये Q4 का पीपीटी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वार्टर का भी आया नहीं है। तो और आप देखोगे कि जनवरी के एंड में वो जो न्यू कैपेसिटी इन्होंने ऐड करी वो भी ऑलमोस्ट 100% पे यूटिलाइज करने लग गया कंपनी का। यानी एग्जिस्टिंग जितनी भी कैपेसिटी है कंपनी की वो ऑलमोस्ट ये 100% पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, बिकॉज अगर आप इनका रेवेन्यू का रन रेट देखोगे, जो हमने Q4 में भी डिस्कस किया था कि FY23, FY24 और FY25 के भी हर एक क्वार्टर में बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ है कंपनी की, मोर देन 100% से कंपनी ग्रो करते हुए आई है। लेकिन अब क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 100% पे है, और इनकी जो नई ये कैपेसिटी आएगी, ये कहना है इनका बाय द एंड ऑफ FY26 हमारा इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो कब कमर्शियलाइज होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, आपका कितना फास्ट उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिकॉज अगर वो टाइमली नहीं हुआ तो 100%, 120% का ग्रोथ फिर से रिपीट करना FY26 में काफी डिफिकल्ट होगा। क्योंकि आप वो चीज समझो, Q3 में ऑलरेडी आप 4500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी पे 100% यूटिलाइज कर रहे थे। तो मतलब Q2 ऑनवर्ड्स आपका ये जो ग्रोथ का रन रेट जो अभी 120-130% पे चल रहा है, हम लास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं, वो वापस से रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा अगर आपकी नई कैपेसिटी जो है वो जल्दी से कमर्शियलाइज नहीं होती और उसका यूटिलाइजेशन फास्ट पेस पे नहीं आता। बट वही है, कंपनी कॉन कॉल करती नहीं है, तो उसका एग्जैक्ट क्लैरिटी हमको मिलेगा नहीं, तो हमको ट्रैक करना है उन सारी चीजों को। हालांकि इन्होंने उस बिजनेस अपडेट में भी पॉजिटिव चीज है, उस बिजनेस अपडेट में भी इन्होंने यही बोला कि उसका प्रोडक्शन जो है वो FY26 के एंड से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज समझने वाली क्या है कि मे बी FY26 में कंपनी वैसा ग्रोथ रिपीट ना करे, लेकिन इन्होंने जो वो बिजनेस अपडेट दिया उसमें मैनेजमेंट ने यही बोला कि ये जो हमारा कैपेक्स हमने किया है, इससे हमारा प्लान यही है कि FY26 से FY28 तक, यानी 3 साल तक हमारा जो बिजनेस का ग्रोथ है उसको ये कैपेक्स, ये हमारी नई कैपेसिटी उसको केटर करेगी। तो मे बी FY26 में हमको सेम उतना हाई ग्रोथ देखने को ना मिले, बट स्टिल ठीक ठाक नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन FY27 से कंपनी का वो नया कैपेसिटी पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो FY27 और FY28 इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा लगता है इन दोनों सालों का। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है ना कि डिमांड वैसी रहनी चाहिए, कंपनी का एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऑन ट्रैक रहना चाहिए, बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, तो वो सारी चीजें हमको ट्रैक करनी है। अब Q1 के नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर डिस्कस करने से पहले एक हमको चीज समझना है कि एक्सपेक्टेशन हमको कैसे सेट करनी होती है। जो किसी भी बिजनेस को आप ट्रैक करते हो, आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको सबसे पहले उसमें एक्सपेक्टेशन सेट करना होता है कि आप उसके किस तरीके के नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो विंटेज कॉफी का हमने Q4 में ये चीज डिस्कस किया था कि क्योंकि FY21 के Q1 Q2 के अगर आप क्वार्टर्स देखोगे तो उसमें जो इनका क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 40 करोड़ 50 करोड़ के रेंज में है, और FY25 के एंड में मतलब Q3 Q4 आते आते कंपनी का जो रेवेन्यू रन रेट है क्वार्टरली वो 90 करोड़ 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। सो बहुत हाई चांस है कि जो Q1 होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, Q2 होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो वाई लेवल पे हमको बहुत हाई ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। अगेन 100% से ज्यादा का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी 100% यूटिलाइजेशन पे हो, और लास्ट ईयर के क्वार्टर्स का जो रेवेन्यू है वो काफी लो है, तो बेस लो है, यूटिलाइजेशन हाई है। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि आपका आने वाले क्वार्टर्स में भी वाई में तो ग्रोथ अच्छा ही आएगा। सेम अगर आप इनका अब रेवेन्यू के नंबर्स देखोगे तो आई थिंक 130-135% का ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। ये अच्छा है, लेकिन मैं इसको आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को तो इतना एक्सपेक्टेड ही था ना। मुझे ये देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा ग्रोथ आया। सो सिक्वेंशियली आई थिंक इनका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल फ्लैट रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ है, 105 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 101 या 102 करोड़ के आसपास है, थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ है, बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे। बट वाई ग्रोथ अच्छा है, और वो एक्सपेक्टेड था, हमने पहले ही डिस्कस किया था उस चीज को। ग्रॉस मार्जिन कंपनी के कम हुए, पहले 32% के ग्रॉस मार्जिन थे, अभी 27% के ग्रॉस मार्जिन हैं, और उसका बड़ा रीजन है कॉफी के प्राइसेस में जो वोलेटिलिटी है उसकी वजह से। बिकॉज इन कंपनीज के लिए क्या होता है, कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाएं वो ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्राइस में वोलेटिलिटी अगर ज्यादा होती है ना तो कॉस्ट को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है इनके लिए। क्योंकि अगर प्राइसेस वॉलेटाइल नहीं है, स्टेबल प्राइसेस हैं, तो इनको जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है इनके क्लाइंट्स की तरफ से वो 2 ईयर्स 3 ईयर का मिलता है। लेकिन जब
आपके प्राइसेस में वोलेटिलिटी ज्यादा आ जाती है, तो क्लाइंट जो है वो आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जैसे 6 मंथ्स का या 1 ईयर का। अब अगर लॉन्गर टेन्योर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसमें बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो, प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो कि ब्राजील में सीजन है वहां से प्रोक्योर करना है, वियतनाम में सीजन है वहां से प्रोक्योर करना है, उसका अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। प्रोडक्शन आपको किस फेज वाइज स्टार्ट करना है उसको उसको अच्छे से प्लान कर सकते हो, तो आपका कॉस्ट के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर इस तरीके की वोलेटिलिटी रहती है प्राइस में और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपके पास इतने सारे क्लाइंट से, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाता है कि आपको अपने क्लाइंट को टाइमली टाइमली वो ऑर्डर डिलीवर करना है, चाहे आपको कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। सो वही मेन रीजन है ग्रॉस मार्जिन कंपनी के कम हुए हैं। हालांकि इबिट्टा मार्जिन कंपनी का स्टेबल है, वही 18% के आसपास इन्होंने मेंटेन रखा है। और क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का ऑलमोस्ट सेम है लास्ट ईयर की तरह, तो आप देखोगे पैट में बहुत अच्छा जंप है, ऑलमोस्ट 3 टाइम का ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट में। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छे आए हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। अब देखना वही है कि जब इनका पीपीटी आएगा तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो कितने यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है, और मैनेजमेंट क्या अपडेट देता है कि नई कैपेसिटी इनकी किस क्वार्टर में आएगी, कितना उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और फिर हमको क्वार्टरली रन रेट भी इनका चेक करना है। वही पॉइंट है कि 100% या 120% का ग्रोथ डिफिकल्ट लगता है, बट वही है ट्रैक करना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में उसका रन रेट कैसा रहता है। अगर आप नेगेटिव चीजों की बात करोगे तो एक तो कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का, बट वो नॉर्मल है। मुझे उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना छोटा बिजनेस अगर इतने हाई पेस पे ग्रो करेगा तो कैश फ्लो उसका नेगेटिव ही रहेगा, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। जो कंसर्न है वो एक तो है इनका इक्विटी डाइल्यूशन। अगर आप इनका प्रोमोटर स्टेक देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट आधा हो गया है। पहले 72-73% प्रोमोटर स्टेक होता था, अभी 37-38% के आसपास आ गया है। अब उसका बड़ा रीजन ये है कि अगर आप बिजनेस इतने हाई पेस से ग्रो करेगा तो उसको तो फंडिंग तो चाहिए, या तो वो डेट लेगा या फिर वो इक्विटी डाइल्यूट करेगा। तो इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया है, डेट का कोई इशू नहीं है विंटेज कॉफी को। लेकिन इसके साथ में कुछ टाइम पहले एक और अपडेट आया था कि प्रोमोटर की प्लेजिंग भी इंक्रीज हो गई है। ये सारे जो चीजें हैं ये रेड फ्लैग तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कंसर्न जरूर है। अब वो इसीलिए थोड़ा सा डिस्कंफर्ट करती है मुझे, बिकॉज मेरे पास उसका अपडेट नहीं है। जैसे कल्याण को अगर आप देखोगे, हम कितने टाइम से ट्रैक करते हैं, डिस्कस करते हैं, बट मैनेजमेंट क्योंकि हर एक क्वार्टर में इन्वेस्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, बीच में कुछ र्यूमर आया तो भी मैनेजमेंट ने प्रोएक्टिवली होके इन्वेस्टर्स के साथ में कम्युनिकेट किया टाइमली। तो आपको पूरा क्लैरिटी है कि अगर उनका प्लेज है वो किस वजह से है, वो प्रोमोटर स्टेक अपना बढ़ाना चाहते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है अभी रिसेंट टाइम में। देन यथार्थ का हमने देखा कि उनका प्रोमोटर का प्लेज थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ा, मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, प्रोमोटर फैमिली में थोड़ा सा कुछ मिस हैपनिंग हुआ है और वो टेम्पररी है, लास्ट ईयर तक वो नेक्स्ट ईयर तक वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब मैनेजमेंट कॉन कॉल ही नहीं कर रहा, इन्वेस्टर्स के साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जरूर देता है। इसीलिए जैसा हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि इस तरीके का जो मॉडल होता है, ऐसा जो केस होता है, मैं उसमें यही प्रेफर करता हूँ कि स्टैगर्ड अप्रोच रखूं, बिकॉज इतना हाई ग्रोथ मॉडल है और पी काफी लो है। फॉरवर्ड पी तो अगर आप देखोगे आई थिंक 25 से 30 के रेंज में आता है, 36 का करंट पी है कंपनी का। तो ऐसा कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रहा तो पी री रेटिंग का पूरा स्कोप है। बट मुझे ये भी देखना है कि ग्रोथ की क्वालिटी कैसी है। अगर आप कॉन्स्टेंटली इक्विटी डाइल्यूट करते जाओगे और पूरा क्लैरिटी नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो आगे क्या देख रहे हैं, आरओई का नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या फर्दर डाइल्यूशन होगा, प्लेजिंग हो रही है किस वजह से हो रही है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी डिस्कंफर्ट भी करती है मुझे पर्सनली। आपको ऑफ कोर्स अपना खुद स्टडी करना है, खुद डिसाइड करना है। तो मेरा अप्रोच इस तरीके के केसेस में स्टैगर्ड अप्रोच ही मैं फॉलो करता हूं। जैसे जैसे मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग मेरा एलोकेशन इंक्रीज होगा। बट नंबर्स अच्छे आए हैं, ओवरऑल अच्छे डायरेक्शन में है। बिजनेस अपडेट जब इनका आएगा पीपीटी वगैरह, तो उसमें भी देखेंगे आगे के लिए कंपनी ने और क्या अपडेट दिया है। तो ये था आपका विंटेज कॉफी का। अब बात करते हैं ईपैक ड्यूरेबल के ऊपर। ईपैक ड्यूरेबल का सबसे पहले अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत बार डिस्कस किया है डिटेल में, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ब्रीफ में अगर आप समझो तो ईपैक ड्यूरेबल इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम आरएसी मैन्युफैक्चरर है। तो ओडीएम आरएसी मैन्युफैक्चरर क्या होता है? ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, आरएसी मतलब आपका रूम एयर कंडीशनर। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। नंबर 1 आपका एम्बर एंटरप्राइज है जिसका अराउंड 26-27% का मार्केट शेयर है। अब एक चीज आपको बहुत इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप ईपैक को ट्रैक कर रहे हो या आपके पोर्टफोलियो में ईपैक है, तो आपको सिर्फ इसको एसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज नहीं करना है, बिकॉज इनकी जो मैनेजमेंट है उसका विजन आपको समझना जरूरी है। वरना तो फिर हम वही है कि नंबर ही देखते रह जाएंगे कि ऊपर गया नीचे गया। मैनेजमेंट क्या कर रहा है आज के टाइम पे, रूम एसी से अपना जो रेवेन्यू मिक्स है उसको शिफ्ट कर रहा है ये बाकी सेगमेंट की तरफ। जैसे इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है प्रोडक्ट सेगमेंट। प्रोडक्ट सेगमेंट में रूम एसी के अलावा कंपनी का एक तो एलडीए है। एलडीए में आपका आ जाता है लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जिसमें आपका एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है।
उसके अलावा आपका एसडीए है, एसडीए में हो गया आपका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जिसमें ये कंपनी अभी इंडक्शन स्टोव बनाती है, अभी रिसेंटली इन्होंने एयर फ्रायर लॉन्च किया है, वाटर डिस्पेंसर बनाती है, प्लस आगे चल के इनका प्लान है कि जो आपका वैक्यूम क्लीनर होता है, हेयर ड्रायर हो गया, आपका एयर प्यूरिफायर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करने का प्लान कर रही है आने वाले सालों के अंदर। सो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अभी तो एसी इनका एक मेन बिजनेस है, एसी के लिए ही मेनली ईपैक जाना जाता है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहा है अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ। ये क्यों कर रहा है, इसके लिए आपको बाकी के दो प्लेयर्स को ट्रैक करना पड़ेगा जो उनके पीयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज। सो एम्बर एंटरप्राइज जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, 26-27% का मार्केट शेयर है, उसका आज के टाइम पे अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो रूम एसी से लेस देन 50% रेवेन्यू आता है उस कंपनी का। उस कंपनी का ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास जो रेवेन्यू है वो उसका कंपोनेंट बिजनेस से आता है, मतलब एसी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपनी सेल करती है दूसरे प्लेयर्स को। प्लस उन्होंने ईएमएस सेगमेंट के अंदर भी बहुत अच्छे से पेनिट्रेट किया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जहां पे पीसीबी वगैरह कंपनी बनाती है, उसके लिए एक नया बड़ा कैपेक्स भी कर रही है कंपनी, और साथ में उन्होंने रेलवे सेगमेंट के अंदर भी एंटर किया है। तो एम्बर आज के टाइम पे पूरी तरीके से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर चुका है अपने रेवेन्यू मिक्स को, और उसमें वो और फर्दर ग्रो कर रहा है। दूसरा जो प्लेयर है आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो भी पहले एसी पे बहुत डिपेंडेंट था, लेकिन आज के टाइम पे उसका भी रेवेन्यू एसी से 70% से कम हो गया है, काफी कम हो गया है, और धीरे धीरे वो भी कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस करती जा रही है। रेफ्रिजरेटर का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, अभी रिसेंटली कुछ क्वार्टर पहले उन्होंने वर्लपूल के साथ में वॉशिंग मशीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये वो भी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी उस पाथ पे आगे फॉलो कर रहा है। ईपैक ड्यूरेबल जो है वो अभी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किया नहीं है, उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो आपको अगर स्टडी करना है, ईपैक को ट्रैक करना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि एसी तो चल रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में कंपनी का कैसा प्रोग्रेस है, वहां पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां पे कैसा एक्सपेंशन का प्लान है कंपनी का। तो ये पूरा हमने मॉडल और इसका आगे का विजन डिस्कस किया। अब ईपैक का अगर हम एक्सपेक्टेशन सेट करें कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी इनके 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 Q1 के नंबर से, सो Q4 में हमने ये चीज हर एक कंपनी का डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा था पूरी इंडस्ट्री के लिए, ऑलमोस्ट 35-40% पे पूरी एसी इंडस्ट्री ग्रो करी थी, और पूरा एक्सपेक्टेशन था कि FY26 भी इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए आप देखोगे जब मार्केट में बहुत सीवियर करेक्शन था, तब भी इन सारी कंपनीज को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा था, 80 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल, 100+ का मल्टीपल, और हम भी डिस्कस करते करते थे कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है बिकॉज इंडस्ट्री में डिमांड इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। पूरी इंडस्ट्री इतने हाई बेस पे भी 25 से 30% पे ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन Q4 में हमने वो चीज देखा कि सबका जो जितने भी ब्रांड्स हैं आपके, जैसे वोल्टास है, ब्लू स्टार है, सिम्फनी है और हेवल्स वगैरह है, सब ने अपनी कमेंट्री में बोला कि जो अर्ली मॉनसून हुआ है उसने एक तरीके से डिसरप्ट कर दिया इंडस्ट्री को, और जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरी पूरी इंडस्ट्री के अंदर, उसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट आया है। जो ग्रोथ पहले 25-30% एक्सपेक्टेड था वो एकदम से कम होकर के 15-20% हो गया। सरप्राइजिंगली इन तीनों कंपनीज की मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में जो गाइडेंस दिया वो काफी पॉजिटिव था, बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी बड़ा रिडक्शन होगा, बट स्टिल तीनों कंपनीज ने क्यूमुलेटिवली 30 से 35% का ग्रोथ गाइडेंस दिया FY26 के लिए। सो अब सबसे पहले हम ईपैक का Q1 के नंबर्स देखते हैं कि ईपैक ने नंबर्स ओवरऑल कैसे रिपोर्ट करे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे रेवेन्यू के, सो ओवरऑल जो कंपनी का टॉप लाइन है वो 14% से गिरा है, डिक्लाइन हुआ है कंपनी का रेवेन्यू YOY लेवल पे, 14-14.5% का डी ग्रो देखने को मिला है। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, बिकॉज इन्होंने गाइडेंस दिया था 35% का पूरे FY26 के लिए, और Q1 में ही आपका रेवेन्यू 14% से डिक्लाइन हो गया। Q1 मतलब कि एसी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, Q1 में ही सबसे ज्यादा एसी सेल होता है, सो उसी में कंपनी का डी ग्रो देखने को मिला है, तो ऑफकोर्स ये काफी बड़ा नेगेटिव है। अच्छी चीज क्या है कि कंपनी के इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, मतलब रेवेन्यू तो आपका 14% से गिरा है, लेकिन उसके बाद भी इबिट्टा मार्जिन आपके ऑलमोस्ट 1.5% से इंक्रीज हुए हैं YOY लेवल पे। इसलिए आप देखोगे पैट में कोई खास इंपैक्ट नहीं आया है। 23 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर, अभी भी ऑलमोस्ट 23 करोड़ का पैट ही इन्होंने रिपोर्ट किया है। सो नेट प्रॉफिट में कोई बड़ा डिसरप्शन नहीं है, लेकिन हाँ रेवेन्यू में 14% का डिक्लाइन है। अब मार्जिन क्यों इंप्रूव हुए हैं कंपनी के 1.5% से, क्या बड़ा रीजन हो सकता है? इसके लिए आपको वही बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। ये जो एसी का बिजनेस होता है, एसी में आपका जो मार्जिन है वो कम होता है, वॉल्यूम का गेम है वहां पे, लेकिन जो आपके बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है, एयर कूलर वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह, उसमें आपके मार्जिन बेटर होते हैं। अब ईपैक के लिए क्या हुआ है Q1 में, जो एसी बिजनेस है वो 34% से डिक्लाइन हुआ है। नॉर्मली इस कंपनी के लिए Q1 में 75 से 80% जो रेवेन्यू है वो एसी से आता है, रूम एसी से आता है। इस बार रूम एसी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 65% हो गया है।
पिछले पूरे साल से भी कम। पूरे FY25 में कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एसी से 72-73% था। अब वो Q1 में 65% हो गया, जो कि सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। तो आप इंपैक्ट समझो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कंपनी के एसी वाले बिजनेस में। बट फिर भी मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं, बिकॉज कंपनी के जो लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उसमें ग्रोथ अच्छी रही है 25-28% के आसपास। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में ग्रोथ अच्छी रही है 15-16% के आसपास। और जो कंपोनेंट वाला सेगमेंट है इनका, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। सो इन इन 2-3 रीजंस की वजह से कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए, और पैट में भी एज सच इतना बड़ा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बिल्कुल फ्लैट है वाई लेवल पे। जबकि रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा है हमने कंपनी के। और फर्दर अपडेट क्या है, सो ईपैक 2-3 चीजें और कर रहा है। एक तो हमने वो पहले डिस्कस किया है कि हाइसेंस के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। दूसरा, इपैवो मोटर जो जॉइंट वेंचर है इनका, उसमें भी अच्छे रिस्पॉन्स, उसमें भी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। एक और चीज इन्होंने करी है, पैनासोनिक और डाइकिन के साथ में इन्होंने टाई अप किया है पीसीबीए कंट्रोलर के लिए। तो उनको पीसीबीए कंट्रोलर कंपनी सप्लाई करेगी, और उससे भी अच्छा ग्रोथ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। सो अगेन ये भी आपको क्या दिखा रहा है कि फोकस जो है वो ये एसी बिजनेस से शिफ्ट होके दूसरे सेगमेंट्स की तरफ है। मतलब सेम क्लाइंट है, इंडिया के जितने भी बड़े ये जो एसी के ब्रांड्स हैं, चाहे डाइकिन हो, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, सिम्फनी हो, हिताची हो, ये सब ईपैक के क्लाइंट्स हैं। तो इनका टारगेट क्या है मैनेजमेंट का, कि उन्हीं क्लाइंट का वॉलेट शेयर गेन करना है। अभी तक वो सिर्फ हमसे एसी लेते हैं, हमको और दूसरे सेगमेंट के अंदर भी एंटर करना है। बिकॉज आप कॉमन सेंस समझो, अगर मैं सिर्फ एसी बनाता हूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ 6 मंथ तक ही मेरा जो फैक्ट्री है वो ऑपरेशनलाइज रहेगा। क्योंकि जनवरी से मई तक इनका प्रोडक्शन चलता है, उसके बाद आपका मानसून होता है, फिर विंटर होता है, तो वहां तो सीजन होता ही नहीं है एसी का। तो जो आधा साल है मेरा, उसमें मेरी फैक्ट्री बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, मतलब अनयूटिलाइज रहेगी, लेकिन मेरा फिक्स एक्सपेंसेस तो जाएगा। तो मेरा बिजनेस कभी स्केलेबल ही नहीं हो पाएगा अगर मैं उसको अच्छे से यूज नहीं करूंगा। इसीलिए कंपनी इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रही है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो फंजिबल होना चाहिए। फंजिबल मतलब क्या, कि जिस फैक्ट्री में मैं एसी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एसी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसी फैक्ट्री में मैं ये जो आपका एयर कूलर हो गया उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। एसी के जो कंपोनेंट्स हो गए, आपके शीट मेटल हो गया, क्रॉस फायर फैन हो गया, आपका कॉपर ट्यूबिंग हो गई, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं उसी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकूँ। ऐसा फंजिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज तभी मेरा जो मार्जिन है उसको मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ, यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें कंपनी अभी कर रही है। प्लस एक और सेगमेंट में इन्होंने एंटर किया है, जो आपका इलेक्ट्रिक मीटरिंग का जो सेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी कंपनी ने मतलब प्लानिंग है इनका, उसमें भी ये एंटर करेंगे। तो अभी तक तो पूरा फोकस कंज्यूमर ड्यूरेबल पे था, चाहे वो आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो या आपका ये एसी वाला बिजनेस हो। अब कंपनी धीरे धीरे जो आपका ईएमएस बिजनेस होता है उसमें भी धीरे धीरे एंटर कर रही है, जहां पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑलरेडी है, एम्बर काफी ग्रो कर चुका है, ईपैक अब उस पाथ पे धीरे धीरे फॉलो कर रहा है। तो ये पूरा प्रोग्रेस है इनका। अब अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ऑफकोर्स ये मतलब नेगेटिव तो है ही, कंपनी का अगर ग्रोथ इतना ज्यादा घट गया है तो जो उनका पूरे साल का गाइडेंस है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस गाइडेंस को इनको अचीव करना। उससे पहले अगर हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करें, तो एक बड़ा कंसर्न भी है, सिर्फ ईपैक के लिए नहीं, इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। सो एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया का कुछ एशियन कंट्रीज के साथ में एफटीए है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपका थाईलैंड के साथ में है, मलेशिया के साथ में है, और आई थिंक वियतनाम के साथ में है। सो मतलब हमारा जो कस्टम डिपार्टमेंट है, इंडिया का जो कस्टम डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस इंडस्ट्री के 2000 कंपनीज को शो कॉज नोटिस भेजा है, जिसमें ई पैक भी आता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली एक तरीके से कंसर्न है। अब इसमें पूरा इशू क्या है कि ये जो एफटीए है इंडिया का उन एशियन कंट्रीज के साथ में, ये 2010 से है। और ये जो इंडस्ट्री है ये 2014-15 से इन सारी कंट्रीज से कॉपर इंपोर्ट करती है, बिकॉज हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो जो पूरी डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट के ऊपर है कॉपर को लेकर के। तो ये सारी कंपनीज लास्ट 11-12 ईयर से अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली इन सारी कंट्रीज से इंपोर्ट करती हुई आई है कॉपर को। अभी 1-2 साल पहले जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, और वहां पे वो क्वेश्चनिंग वगैरह पूछा गया कि ये जो आपने गुड्स वगैरह जो इंपोर्ट किए हैं, इनका जो वैल्यूएशन है वो क्या जो एफटीए हुआ है हमारा उन कंट्रीज के साथ में, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब इन कंपनीज का कहना ये है कि इसको वेरीफाई करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज हम टोटली रिलाई करते हैं जो जिस कंट्री से हमने ये इंपोर्ट किया है उसके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के ऊपर। तो बिकॉज वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको एक तरीके से ये बताता है कि जो हम आपको गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी कंट्री के साथ में जो एफटीए हुआ है उसको उसके अंडर वो क्वालिफाई करता है।
अब इसमें जो कस्टम डिपार्टमेंट है, मतलब इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है कि वैल्यूएशन नॉर्म्स क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के, तो इन सारी कंपनीज को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। यानी वो जो 10 11 12 ईयर से इन्होंने जो वो कॉपर इंपोर्ट किया है इन सारी कंट्रीज से, सो उन सब का आई मीन 10 11 12 ईयर्स का इनको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ सकता है, पेनल्टी एक तरीके से लग सकती है। और अमाउंट वाइज अगर आप देखने जाओगे तो डिस्कशन है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में वो टोटल अमाउंट पूरी इंडस्ट्री को पे करना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट को। सो ये सारा एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। दूसरी तरफ एक ये भी बड़ा इशू है कि कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी भी इंपोर्ट तो आपको उन्हीं से करना है। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे तो इंडिया में 10 to 15% हार्डली हम जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमको कॉपर की, उसका हार्डली 10 to 15% हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। बाकी पूरी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है। ऑलमोस्ट 2 लाख टन के आसपास हम एनुअली कॉपर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक काफी सीरियस कंसर्न है। इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर आई मीन यहां से अगर इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है उनको इंपोर्ट करने के ऊपर, तो उसके लिए तो वो रेडी हैं, लेकिन ये जो रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टी पे करने की जो बात है उसके लिए वो रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स फाइनेंशियली बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा इन सारी कंपनीज को। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न बना हुआ है फाइनेंशियली भी, और दूसरा आपका सप्लाई चेन को लेकर के भी एक बड़ा कंसर्न है। अभी ये देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में इसमें फर्दर और क्या डेवलपमेंट आती है। इसके साथ में एक और छोटा सा अपडेट अगर हम डिस्कस करें, तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि जो एसी का टेम्परेचर अभी मिनिमम हम 18 डिग्री तक कर देते हैं, सो उसको लिमिट को मिनिमम 20 करने का ऐसा डिस्कशन चल रहा है। तो क्या उससे मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा? सो इनका कहना है कि हमारे लिए कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज हमको जस्ट एक सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज करना है और जो लिमिट है वो 18 से बढ़ा करके 20 कर देना है। और मतलब इंडस्ट्री एक तरीके से इस चीज को सपोर्ट कर रही है, वेलकम कर रही है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो ऑलमोस्ट 6% का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो सेव होता है। तो जैसे 2 डिग्री सेल्सियस चेंज करने की बात चल रही है, इसका मतलब 8 से 10% का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो सेव हो सकता है। सो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी वो आया नहीं है, मतलब ऑफिशियली अनाउंस किया नहीं गया है, तो उसको भी आगे देखना पड़ेगा क्या अपडेट आता है। लास्टली अगर अपॉर्चुनिटी वाइज डिस्कस करें तो ऑफकोर्स नेगेटिव है, बिकॉज ईपैक का अगर आप एनुअल गाइडेंस देखोगे जो 35% का ग्रोथ गाइडेंस था, इसके अकॉर्डिंग इनको पूरे साल में 2930 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करना था FY26 में। अभी Q1 में टोटल रेवेन्यू है कंपनी का 660 करोड़ के आसपास, और 14% का डिक्लाइन है, जो कि आपका सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है कि कंपनी नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर इतना ग्रो कर पाएगी कि उनका वो रेवेन्यू का टारगेट अचीव हो पाए, बिकॉज कंपनी को आई थिंक 60-65% से रेवेन्यू को ग्रो करना पड़ेगा अगले 3 क्वार्टर्स के अंदर। और अगर आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मतलब जो डेटा आ रहा है इंडस्ट्री का, एसी इंडस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो पहले इंडस्ट्री में जो इन्वेंट्री लेवल था वो 3 से 4 वीक का था। आज के टाइम पे जो इन्वेंट्री लेवल है वो 5 से 6 वीक का है, और जो बेस्ट सीजन था इस इंडस्ट्री का वो जा चुका है। तो बहुत डिफिकल्ट है, आई मीन अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है इस पूरे इंडस्ट्री के लिए। अभी तो जुलाई अगस्त में ऐसा बोला जा रहा है कि आपका डिस्काउंटिंग चलेगा, मतलब जितने भी ये रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो डिस्काउंट करके अपना इन्वेंट्री क्लीन करेंगे। क्लीन करना जरूरी है, बिकॉज इस साल आपका एनर्जी नॉर्म्स भी चेंज होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो हालांकि मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पॉजिटिव है, बिकॉज जब आपका एनर्जी नॉर्म्स चेंज होगा तो उसका मतलब नए मॉडल्स के ऑर्डर आएंगे, तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो वो पॉजिटिव है। लेकिन रिटेल लेवल पे, होलसेल लेवल पे वो इन्वेंट्री तब ग्रैब करना स्टार्ट करेंगे जब उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री क्लीन होगी। तो ऐसा बोला जा रहा है जुलाई अगस्त में तो डिस्काउंटिंग देके उस इन्वेंट्री को क्लीन करने पे फोकस होगा। देन Q3 ऑनवर्ड्स हम इनका थोड़ा सा ऑर्डर एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्रोथ वगैरह देख सकते हैं एसी वगैरह बिजनेस के अंदर। बट स्टिल आई मीन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहले एसी इंडस्ट्री जो 25-30% का ग्रोथ करने वाली थी, फिर 15-20% का ग्रोथ करने वाली थी, अब बोला जा रहा है कि फ्लैट से नेगेटिव ग्रोथ रहेगा Q1 के अंदर, ऑलमोस्ट -10% का ग्रोथ रह सकता है। और ईपैक का जो -34% का ग्रोथ है एसी बिजनेस में, वो भी इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। सो आपका जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, एम्बर एंटरप्राइज है, और जो एसी के जो ब्रांड्स हैं, आई मीन एक तरीके से इंडिकेशन यही है कि उनके भी Q1 के नंबर्स काफी खराब आएंगे। मैन्युफैक्चरर्स के पास तो स्टिल अलग डिविजन्स है, बाकी सेगमेंट्स है जहां पे वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रांड्स हैं उनके उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस है। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा डेवलपमेंट रहता है। कॉन कॉल इनका कल है, तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे अच्छे से डिटेल में समझने का कि आगे का कैसा आउटलुक है, क्या गाइडेंस चेंज किया है मैनेजमेंट ने, डिमांड का कैसा आउटलुक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बट एक चीज आपको समझना है, अपॉर्चुनिटी तो वाइज ऑफकोर्स आई मीन कोई इंटरेस्ट अभी बनता नहीं है, लेकिन अगर आप ये ईपैक को, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को, एम्बर एंटरप्राइज को, इन कंपनीज को अगर आप ट्रैक कर रहे हो, तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ईएमएस इंडस्ट्री है, एसी इंडस्ट्री है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है।
सिर्फ अगर हम एसी की बात करें तो 15 से 16% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया में एसी इंडस्ट्री के अंदर अगले 5-6 साल तक। आई मीन इस तरीके का एक आध साल आएगा, ऐसा सीजन आएगा जहां पे थोड़ी सी इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्रोथ कैगर देखोगे नेक्स्ट 5-6-7 ईयर्स के लिए तो वो बहुत स्ट्रांग है, जहां पूरी इंडस्ट्री हाई डबल डिजिट में ग्रो करेगी। तो ये तो टॉप प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के, मार्केट लीडर हैं, तो इनके पास तो ग्रोथ पोटेंशियल वैसे ही है। उसके ऊपर से ये अलग अलग सेगमेंट में जो हाई ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, आई मीन वहां पे हमको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है कि ये देख करके कि बिजनेस का कब जो आउटलुक है वो अच्छा लग रहा है, सो वहां पे हमको प्ले करना है अपसाइड के लिए। इस तरीके का जो सिचुएशन है वहां पे हमको थोड़ा सा कॉशियसली एक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है किस प्लेयर पे कितना पेन है, कौन सा प्लेयर कब इंप्रूव कर सकता है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट का चांस दिख रहा है, वैल्यूएशन कहाँ पे अच्छी दिख रही है, डील कहाँ पे अच्छी दिख रही है। सो वो सारी चीजें देख के प्ले करनी है, लेकिन आपको रडार पे रखना होगा बिकॉज ये उन कुछ सेक्टर्स में से है जो बहुत हाई डबल डिजिट ग्रो करेंगे आने वाले नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए। सो ऑफ कोर्स ट्रैक करते रहेंगे बाकी हम भी इसका, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।